यूट्यूब चैनल, आप सभी स्टूडेंट्स का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैम 2010 से लेके और जैम 2021 तक के सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और ऐसी ही हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स का जो है वीडियो सॉल्यूशन बनाया हुआ, वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैम कैंप पे सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एंड डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जैम 2010 से लेके और 2021 तक के सारे क्वेश्चन का ऑफ टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, इसके अलावा एनएमआर, इसके अलावा एरोमेटिक, बहुत सारे चैप्टर्स का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाके देख लीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जैम 2022 की, पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले स्टोर से आप पढ़रे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे फ्री एंड पेड कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी को इस ऐप के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी लेनी है तो वो यहाँ इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं और कॉल करके भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी हमारे टॉपिक की। तो अगर शुरुआत करें, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया है जी ये। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आईआईटी जैम 2021 से। ठीक है, आईआईटी जैम 2021। देखिए ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिनिमम दो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि या तो 3 मार्क्स के होते हैं या 4 मार्क्स के होते हैं। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए, काफी बेहतरीन लेवल के थे, दोनों ही क्वेश्चन एनईटी टाइप के थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। यह क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। ठीक है, तो कोलरोस लॉ आपको पढ़ाया जाता है, उसकी एप्लीकेशन का ये एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज दिस। इसका मतलब यहां पे ये है कि सबसे पहले आपको यहां पे Ka की वैल्यू दे दी गई है ना। सबसे पहले यहां पे आपको Ka की वैल्यू दी है। तो Ka की वैल्यू कितनी दी गई है भाई आपको? 1.6 इंटू में 10 की पावर -5 है। तो मैं इसको लिख देता हूं 16 इंटू 10 की पावर -6 लिख देता हूं। ठीक है, इट्स मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब यहां पे आपको क्या गिवन है कि जो एसिड है ना, एसिड, उसका मोलार कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कितना गिवन है? 360.5 इंटू में 10 की पावर -4। इसकी यूनिट बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट में ही सब कुछ छिपा है, क्वेश्चन गलत हो जाता है ये आपका। तो इसकी यूनिट है महू, मीटर स्क्वायर एंड पर मोल। ठीक है जी, 11। उसके बाद यहां पे कंसंट्रेशन भी गिवन है आपको। तो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलार, कंसंट्रेशन भी गिवन है 11। इसका बोला है कि जो कापा आएगा ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कापा जो आएगा ना, वो आएगा n इंटू में 10 की पावर -2। तो बोल रहा है कि इस n की वैल्यू क्या होगी, इस n की वैल्यू क्या होगी। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। तो क्या कहता है ये देखिए। देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाता है यहां पे कि जो मोलार कंडक्टेंस होती है किसी की भी, और जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस होती है उसी की, तो वो किसके इक्वल होती है? वो अल्फा के इक्वल होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो Ka होता है वो आपका इक्वल होता है C अल्फा स्क्वायर एंड 1 - अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू आपका लेस देन 10% है तो हम 1 - अल्फा को 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब Ka गिवन है, तो क्या अल्फा निकाल लेंगे यहां से? यस, अल्फा निकल जाएगा। अगर अल्फा निकल गया तो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से एक और फार्मूला आपको क्या पढ़ाया जाता है कि जो आपका कापा होता है वो किसके इक्वल होता है? मोलार कंडक्टेंस इनटू में मोलैरिटी, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 1000 से। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हमें ये कापा निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। ये हमारी निकल जाएगी यहां से। ठीक है, मोलैरिटी हमें गिवन है, ये वाला भी गिवन है। अल्फा निकालना सबसे, अल्फा कैसे निकलेगा? Ka से। चलो जी निकालते हैं। तो देखो यहां पे मैं मान लेता हूं कि Ka की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 16 इंटू में 10 की पावर -6
है ना, इज इक्वल टू सी कितना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -2। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि 0.01 मोलार है, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -2 इनटू में मैं करूंगा अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को मैंने क्या कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे Ka की वैल्यू काफी कम है इसलिए मैंने 1 माइनस अल्फा को 1 एज्यूम कर लिया है। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए ये यहां पे जाएगा 4, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी 0.04। कितनी आएगी जी, 0.04 आ जाएगी, अल्फा निकल गया। यहां से मैं मोलार कंडक्टेंस निकालूंगा कैसे, कि अगर मुझे मोलार कंडक्टेंस चाहिए तो क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस के साथ। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 360.5 इंटू में 10 की पावर -4। ये देखना, तो इसका मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे 360.5 इंटू में 10 की पावर -4। अब ये आपका मीटर स्क्वायर में गिवन है, मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 10 की पावर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज योर मोलार कंडक्टेंस। किसमें, ये जो मोलार कंडक्टेंस आया ये किसमें आया है, MHO सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल में आया है। ये बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो ये मेरा मोलार कंडक्टेंस आ गया। अब मुझे कापा निकालना है, मोलैरिटी की बनी रहा। तो यहां से देखो भाई, अगर मैं इसको नेक्स्ट में ही ले चलता हूं तो कापा किसके इक्वल आ गया, मोलार कंडक्टेंस किसके इक्वल आया है, अपना मोलार कंडक्टेंस किसके इक्वल आया है, 360 है ना, पॉइंट ये इनटू में यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -2 से, ठीक है, इनटू में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -2 से, एंड इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एंड इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक ये करी है कि यहां पे हमने इसकी मल्टीप्लाई तो नहीं की 4 के साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई तो करेंगे तभी तो ये निकलेगा। तो इसका मतलब यहां पे हम लिख देते हैं 0.04, ठीक है ना। तो हमने यहां पे लिखा ये है ना, इनटू में यहां पे क्या है आपका 4 इंटू में 10 की पावर -2, 0.04 अल्फा से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। अब देखना यहां से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1447 के आसपास ऐसे, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो गया आपका 10 की पावर -2 अलग है एंड 10 की पावर -2 अलग है, और नीचे आपका ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मेरी बात को समझिएगा। अब ये जो यूनिट चल रही है ना, ये किस में चल रहा है कापा, ये चल रहा है आपका, ये जो कापा चल रहा है सेंटीमीटर में निकाल लिया था हमने, याद हो तो, ये MHO सेंटीमीटर इनवर्स में चल रहा है। लेकिन हमसे एग्जामिनर ने देखिएगा बोला है कि n की जो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, n इंटू में 10 की पावर -2 MHO मीटर इनवर्स में चाहिए, तो आपको इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर दो मीटर इनवर्स में। मीटर इनवर्स का मतलब है 1 10 की पावर -2 को हटा दो, 1 10 की पावर -2 को हटा दो, तो क्या आएगा यहां से, देखिएगा यहां पे 3 है तो 1.44 है ना, ये इनटू में 10 की पावर -2, और यही तो n है। फिर n क्या आ गया 1.44, n क्या आ गया आपका 1.44। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, देखिए, और ऑफिशियल आंसर भी यही दिया गया था। मतलब इसी के बीच में अगर आपका कोई आंसर आ रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन था जैम 2021 का, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। तो काफी आसान था, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना था बस, यूनिट कन्वर्जन का अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कहूंगा, है ना, इतना आसान नहीं था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन जैम 2020 में भी आया था, 21 में भी आया, लगातार 2 साल से आ रहा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक कौन सा है भाई, ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है, दिस इज डीबे-हकल लिमिटिंग लॉ। ये जो है ना डीबे-हकल लिमिटिंग लॉ का क्वेश्चन होता है। द मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 0.04 मोलल CaCl2 इन वाटर। जब भी वाटर बोल दिया जाए ना, देखो इसका फार्मूला क्या होता है ना, इस डीबे-हकल लिमिटिंग लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि जो लॉग होगा एंड ये जो गामा पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को बोलते हैं लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव, का मतलब होता है मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, वो इक्वल होता है। अगर आपका सोलवेंट एक्वस है तो आपका होता है ये माइनस, वैसे तो देखो यहां पे इसका होता है -a इंटू में Z पॉजिटिव इंटू में Z नेगेटिव लिखते हैं, और यहां पे काफी इंपॉर्टेंट आता है, यहां पे √i आता है।
आई को आयोनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन देखो यहां पे बोला है डीबे हक्कल कांस्टेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला क्या होता है, -0.509 इंटू में जेड पॉजिटिव इंटू में जेड नेगेटिव एंड अंडर रूट आई। ये आयोनिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव तो आप निकाल लोगे। देखो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, Cl के ऊपर 1, यानी कि क्या आ जाएगा यहां से, देखो 0.0509, सॉरी इसको यहां से रफ करके लिखते हैं, यानी कि -0.509 इंटू में ये 2 हो गया। बस अब हमें यहां पे क्या निकालना, अंडर रूट आई निकालना है। अगर अंडर रूट आई निकाल लिया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आओ जी कैसे निकालते हैं। आई का मीनिंग क्या होता है, तो आई को आयोनिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। आई का मीनिंग यहां पे किससे होता है, आयोनिक स्ट्रेंथ से होता है। आयोनिक स्ट्रेंथ क्या फार्मूला होता है, 1/2 समीशन ऑफ सी आई इंटू में जेड आई का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। सी का मतलब यहां पे कंसंट्रेशन से होता है, जेड आई का मतलब चार्ज से होता है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या बोला गया कि 0.004 मोलल है ना, 0.004 मोलल किसका, CaCl2 का। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताता हूं बच्चे मिस्टेक कहां पे करते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं। अब अगर बात करें CaCl2 की, इसको ब्रेक करोगे तो किसमें, Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव है ना, 2Cl नेगेटिव दिस। तो निकालो भाई इसकी आई की वैल्यू निकालते हैं, कैसे आएगी, 1/2, ठीक है जी 1/2। उसके बाद क्या करते हैं, CI बोले तो कंसंट्रेशन कितनी है 0.004 इंटू में कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है 2, तो 2 का कर दो स्क्वायर प्लस। अब देखना यहां पे मिस्टेक करते हैं, बच्चा क्या लिख देता है यहां पे, सिर्फ CI लिख देता है 0.004, बस ये मिस्टेक कर देता है। यहां पे भाई देखो यहां पे M 1 ही था बट यहां पे M 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसकी पहले। ये 2 से किसकी मल्टीप्लाई की है, क्योंकि यहां पे 2 Cl नेगेटिव इसलिए 2 से मल्टीप्लाई की है। उसके बाद यहां पे करो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। अब इसको ऐड करके लिखो, देखो ये आएगा 16 है ना, 4 तो 0.16 और वहां से आएगा 0.08 तो 0.024 बनेगा, डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका कुछ ऐसा। 1 मिनट भाई दोबारा से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो 1/2 है, यहां से आएगा 0.016 एंड यहां से आएगा 0.008 और जब आप लिखोगे इसको ये आएगा 0.024, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0, ये रहा जी। इसका अंडर रूट लेंगे, 0.012 का अंडर रूट लेना, उसकी मल्टीप्लाई इससे करना, आपका जो आंसर आएगा वो इसके बीच का आएगा। कन्फर्म है, ये ऑफिशियल आंसर में दिया गया था। क्या करो देखो -0.059 इंटू में 2 इंटू में इसका अंडर रूट लेना, किसका अंडर रूट, 0.012 का अंडर रूट ले लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बीच में नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तभी ये पूरा पॉजिटिव बनेगा। निकाल के देख लेना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा था। सेम क्वेश्चन जैम 2020 में भी आया था, मैंने वहां पे स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से करवाया भी था। चलिए भाई, तो ये 2 ही क्वेश्चन थे जैम 2021 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था भाई, सोल्ट ब्रिज का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा। तो क्या बोला गया है इसमें, है ना, ये 20 का आ गया जैम 2020। The salt bridge in the galvanic cell allows to flow of the salt bridge होता क्या है, देखिए गैल्वेनिक सेल जो होता है ना वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि क्या होता है कि एनोड साइड में पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एंड कैथोड हाफ सेल में नेगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम वहां पे एक यू शेप की ट्यूब डालते हैं एंड उसके अंदर हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, अनायन आते हैं कैथोड हाफ सेल के तौर पे, सॉरी अनायन जो होते हैं वो जाते हैं एनोड हाफ सेल पे, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, एंड कटायन कहां पे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं ना वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो उसके अंदर यूट्यूब से जो आपका सोल्ट ब्रिज होता है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, और जो रिएक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आयंस की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है ना। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो वहीं वायर के थ्रू ऊपर से होती है, सोल्ट ब्रिज में नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर
आंसर आना था वो ए आना था। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, नॉर्मली बच्चों को पता होता है कि सोल्ट ब्रिज जो है ना वो सिर्फ आयंस की मूवमेंट को ही अलाउ करता है, नोट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। ये कह रहा दोनों करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, दोनों तो नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। इलेक्ट्रॉन करेगा नोट आयंस, ये भी ट्रू नहीं है, ना इधर ये नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो ए था। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से देख लो, जैम 2020 का वही क्वेश्चन है, डीबे हक्कल लिमिटिंग ला। हालांकि यहां तो फॉर्मूला भी दे दिया भाई आपको, फॉर्मूला भी लिख के दिया था, फॉर्मूला लिख के दिया था द मीन। अच्छा भाई एक चीज और मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, सॉरी, अभी मैं बताता हूं कहां पे मिस्टेक हुई। शायद इस क्वेश्चन में मिस्टेक हमने की है, वो क्या की है देखिएगा। यहां पे ये शायद माइनस का ना आए, ये माइनस का ना आए, मिस्टेक देखना कहां पे की, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। देखिए हमसे है ना ये थोड़ी नहीं पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हमसे ये थोड़ी नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, हमसे तो सिर्फ ये पूछा है, सिर्फ ये पूछा है हमसे। तो क्या करोगे, जो ये पूरी वैल्यू आई है ना इसको 10 की पावर लगा देना। दोबारा सुन लो, ये जो पूरी वैल्यू आएगी हमसे सिर्फ ये पूछा, हमसे लोग में नहीं पूछा है, हमसे लोग में नहीं पूछा है। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ना इसको 10 की पावर लगा देना, तब जाके इसका ये आएगा आंसर। ये शायद नेगेटिव ही आए, शायद नेगेटिव ही आए ये पूरा, फिर 10 की पावर माइनस करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ अगर आपसे ये पूछता तो ठीक है, ये पूछता तो ये आ जाता, लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा है, लोग में नहीं पूछा, इसको नोट कर लीजिएगा। मेन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछा है, न कि लोग मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो इसको पूरे को 10 की पावर लेके जाइएगा, हो जाएगा सोल्व, ठीक है, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो करवा रहा था वो यही है, देखिए मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ 10 की पावर दिस, बस इसमें कुछ नहीं है। वो जो है मैं अब आपको इसमें बता भी देता हूं कैसे, कि अगर मुझे ये चाहिए ना तो मेरा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 10 की पावर माइनस 0.509 Z पॉजिटिव इंटू में Z नेगेटिव एंड यहाँ पे करेंगे अंडर रूट आई, बस ये फार्मूला होता है अगर आपको सिर्फ ये चाहिए तो। अब ये देखो मैं कर देता हूँ, 10 की पावर माइनस 0.509, चार्ज कितना है, कैल्शियम के ऊपर 2 है, 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा 6। अब इनटू में मुझे आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है, बस आयनिक स्ट्रेंथ निकालना ही इंपॉर्टेंट खेल है, बस पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैं ब्रेक करूंगा, Ca3PO4 का ट्वाइस, इसी में मिस्टेक करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, तो यहां पे लिखेंगे Ca2 पॉजिटिव प्लस में यहां पे लिखेंगे 2PO4 3 नेगेटिव, बस। अब आयनिक स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं मैं, इसके लिए कैसे देख लेना, यहां से I = 1/2, क्या करेंगे सबसे पहले, 3 है यहाँ पे, 3 Ca2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में 0.01 इंटू में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, इंटू में 2 का स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे यहां से, यहाँ पे अब 2 हैं तो 2 इंटू 0.1 इंटू में है ना 0.01 है जो भी है मतलब, इंटू में 3 का स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करके देखो, ये आएगा जी 12, ठीक है, एंड वो आएगा 0.29018 3, शायद ये 1, शायद अभी यार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0.3 है, 1/2 ये कितना आएगा 0.12 प्लस में ये कितना आएगा 9 से तो 0.18, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 0.3, 0.3 को डिवाइड करोगे, आई की वैल्यू आ गई 0.15, इसका अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आएगा आपका, आंसर आपका ये आ जाएगा, 10 की पावर में लेके चलना। समझ में आई मेरी बात, सब कुछ आपको गिवन रहता है। डीबे हक्कल लिमिटिंग लॉ, ये मैंने ना जैम 2020 वालों को भी पढ़ा दिया था, जो 2020 का पेपर होना था उससे पहले मैंने ये पढ़ा दिया था ये, क्योंकि BHU 2019 में क्वेश्चन आया था, वो मैं सोल्व करवा रहा था, तो तब मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स को, है ना। आज भी वो वीडियो रिकॉर्डेड होगी तो उनको पता भी होगा ऑलरेडी, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना था, समझ में आ गई मेरी बात। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक वो एक ये रो जी, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया है इसमें, फॉर द रिएक्शन दिस डेल्टा G नोट निकालना है इन किलो जूल पर मोल, ये हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट क्या पूछी है, ठीक है, आपको बता देना, सब कुछ आपको गिवन है। क्या फार्मूला होता है जी, डेल्टा G नोट का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता -NF एंड इनटू में होता E नोट सेल,
इनटू में क्या होता है, ई नोट सेल। एन की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, कोई भी देख के बता देगा कि 2 है। एफ की वैल्यू इन्होंने कहा ये लेनी है 96,485। ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, इनोट सेल देखो, आपको इनोट सेल निकालने के वैसे तो बहुत सारे मेथड पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन मैं ये सिंपली यूज करता हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। क्या क्या गिवन है ये कॉपर का क्या गिवन है, 2 पॉजिटिव से ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, एंड ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आप सभी को पता, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, आपको ऑक्सीडेशन चाहिए तो सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। तो ये भी आपका जो सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.76, ये आपको गिवन ही है 0.34, सोल्व करोगे तो 1.1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से। जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे तो ये जो आएगा ना, ये जूल में आता है, ये जो पूरा आएगा ना ये जूल में आएगा, लेकिन इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा -212। देखो मैं कैलकुलेशन सोल्व नहीं करवा रहा हूं, वो आप कर भी सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया, इसकी कैलकुलेशन सोल्व कीजिएगा। ये जूल में है, अगर आपको आंसर किलो जूल पर मोल में चाहिए तो आप जो भी ये आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। -212 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन थे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यस 18, ये 18 का है भाई, ये 18 का है। शायद यार 19 के कहाँ मिस हो गए, फिर इसमें 19 के कहाँ मिस हो गए, या हो सकता है कि यही 19 का हो, ठीक है भाई, हो सकता है कि यही 19 का हो, कोई बात नहीं, 19 के मिस हो गए फिर यहाँ पे, मुझे लगता है कोई बात नहीं, आ जाएंगे, जो भी हैं सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, हालांकि ये क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दिया ही नहीं, करेक्ट आंसर कुछ नहीं, इसमें मार्क्स टू ऑल दिया गया था। क्यों है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। आपसे बोला गया है AB2 है, ये इसमें ब्रेक हो रहा है, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, AB2 है, ये किस में ब्रेक हो जाता है, 2 पॉजिटिव में प्लस 2B नेगेटिव में, है ना। ये हटा दो चाहे 1, तो यहां से कोई मतलब नहीं बनता 1, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, देखिए कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इसका ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको अगर आपको ये निकालना है किसका, AB2 का, तो हम कैसे निकालते हैं, यहां पे हम लिखते हैं पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं पॉजिटिव वाला, और इसका हम क्या कर देते हैं, 1 मिनट वापिस से, इनटू में क्या कर देते हैं यहाँ पे नेगेटिव वाला। अब जो भी पावर होती है वो पावर लगा देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कटायन है तो इसके लिए 2 लगा दिया, और अनायन है तो ये, और इसका लिख देते हैं 1/3। इसका क्या लिख देते हैं, अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3, 4 होते तो 1/4, अगर n होते तो 1/n लिखते हैं, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग, देखिए कटायन का पावर 2, सॉरी कटायन का तो मैंने गलत लिखा ना, यही तो मिस्टेक है कि कटायन का तो 1 है, कटायन एक ही है इसलिए 1, लेकिन अनायन 2 है तो इसलिए उसका स्क्वायर करेंगे, इसलिए उसका अनायन का स्क्वायर होगा, कटायन का नहीं होगा। इसको सोल्व करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखो कटायन का के ऊपर आएगा 1/3, इनटू में अनायन के ऊपर आएगा 2/3, कटायन के ऊपर आएगा 1/3, कटायन का जो मीन आयोनिक कोफिशिएंट है उसके ऊपर आएगा 1/3, और अनायन पे 2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ध्यान से देखो, पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, वहां पे कटायन के ऊपर 1/2 है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 1/2 कटायन के ऊपर, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 2/3 कटायन पे कर दिया, 2/3 कटायन पे कर दिया ना जी, ये भी नहीं है, एंड यहाँ पे तो ये पूरा ही गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था। मार्क्स टू ऑल, सभी को मार्क्स दिए गए थे। अगर आपसे इसका करेक्ट आंसर पूछे तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है, इसका करेक्ट आंसर ये होता है। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक उस दौरान हो गई हो। तो ये भी आपका एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। लो जी, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, जैम 2018 में पूछा था ये भी, है ना। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए आपको डीबे हक्कल ओनसैगर इक्वेशन पढ़ाई जाती है, तो वहां पे आपको ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊं उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो यही होता है कि जो मोलार कंडक्टेंस होती है, एंड यहाँ पे क्या आती है लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस माइनस में B/C। ऐसा ग्राफ आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते हैं वैसे वैसे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा प्लॉट करके भी दिखाया जाता है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है।
जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा अपलोड करके यहाँ पे हम लिमिटिंग, तो यहाँ पे दो इफेक्ट लगते हैं जिसकी वजह से हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं अटेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो वो दो इफेक्ट का नाम होता है, एक को हम एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं एंड दूसरे को इलेक्ट्रोफोरेट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, है ना, ये देखो माइनस बी क्या यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये आया ही इन दोनों, ये कांस्टेंट कहां से आया, ये इन दोनों इफेक्ट की वजह से आपको ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पाती, कम हो जाती है। तो ये है, तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं और इसका भी आंसर निकालते हैं। आपसे बोला गया विद रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वस सॉल्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले बोला द एसिमेट्री इफेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज मोलार कंडक्टेंस, यस बिल्कुल मोलार कंडक्टेंस को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोफोरेट्रिक इंक्रीज करता नहीं, दोनों ही डिक्रीज करते हैं भाई, दोनों ही डिक्रीज करते हैं, ठीक है। ये जो आया है ना, ये दोनों इफेक्ट की वजह से ही आता है। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं उसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, हालांकि मैंने कोर्स में तो काफी अच्छे से पढ़ाया है। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीज करेगा का नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी आना था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोथ एसिमेट्री इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेट्रिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज मोलार कंडक्टेंस। तो देखो ये जो है ना, ये कम कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं, इन दो इफेक्ट की वजह से कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी 18 का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी 18 का क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये 18 का क्वेश्चन, क्या फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स। द ईएमएफ ऑफ अ स्टैंडर्ड कैडमियम सेल इज दिस, temperature coefficient of cell is this, what is the value of delta H। तो सबसे पहले डेल्टा H को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा डेल्टा S है वो किसके इक्वल आता है। तो डेल्टा S जो आता है वो आता है NF एंड यहां पे हम लिखते हैं करली E बाई करली T, और इसी को जो बोला जाता है ना, इसी को है ना हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये एंट्रोपी आती है। अब एंट्रोपी से वो तो निकालना काफी आसान होता है, डेल्टा H है ना। तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो डेल्टा G होता है वो डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S होता है ना, यही तो है ना बात। अब हमें अगर ये निकालना है तो हमें देखो कैसे आएगा ये, अगर आपको ये चाहिए तो इसको पॉजिटिव लिख दो, तो डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा G। डेल्टा G किसके इक्वल होता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं यहां से मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं NF E सेल, अरे यार ये F आ रहा बार बार, E सेल एंड प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव T इंटू, और ये वैल्यू आपके पास है क्या, NF एंड करली E बाई करली T। सब कुछ गिवन है आपके सामने है, सब कुछ आंसर निकालोगे करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, कैडमियम है ना, कैडमियम CD2 पॉजिटिव मिलेगा, तो सीधी सी बात है N की वैल्यू कितनी हो गई 2, N की वैल्यू कितनी हो गई 2। EMF ऑफ अ स्टैंडर्ड, ये ई नोट है भाई, ई नोट, ये भी ई नोट लगा दो फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ई नोट लगा दो। अगर स्टैंडर्ड की बात की तो स्टैंडर्ड बना देंगे। कितना गिवन है जी, इसकी वैल्यू देखो, एन की वैल्यू गिवन है, हाँ, एफ की वैल्यू बोला कि 96,500 यूज कीजिएगा, ई नोट सेल गिवन है, टेम्परेचर 300 केल्विन लेना है, ठीक है, एन फिर से आ गया, एफ फिर से आ गया, और करली ई बाई करली ई नोट बाई करली टी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो फाइनली आप सोल्व कीजिएगा, आंसर जो है वो जूल में आएगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए आंसर यहां से जूल में आएगा, ये जो वैल्यू निकालोगे ये जूल में आएगी, और जूल से किलो जूल में जाने के लिए क्या कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कीजिएगा। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये है ना। साथ के साथ मैंने ये जरूर लिए हैं ताकि है ना कैलकुलेशन आप सोल्व करेंगे तो आप मैच कर लेंगे कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा अगर सही आंसर आ रहा है इसका मतलब कर लोगे। तो ये दो फार्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया है आईआईटी एग्जाम के अंदर। एक ये वाला फार्मूला होता है, गेट में भी आया है इसके ऊपर क्वेश्चन, मैं गेट के भी PYQ करवाऊंगा, ठीक है। एंड भाई गेट की अगर है ना, जो बच्चे अगर कोई आप में से गेट देना भी चाहे तो गेट और जैम की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, ये बात। तो हो जाएगा जी क्वेश्चन, सिंपल सा फार्मूला है, सब कुछ आपको गिवन है, निकाल लीजिए। ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा, ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैम 2017 का क्वेश्चन है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, बहुत आसान है। आइए क्या होती है जी, कैसे होता है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। तो इसको बी तो आएगा ही, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए किस किस के बीच में आपसे बोला कि क्या करना है। A typical conductometry titration of a strong acid with a weak base। देखो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में हम करते क्या हैं, है ना, ये जो ग्राफ बनाया जाता है ये किसके कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम कोई ना एसिड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले लिया 0.1 मोलार HCl ले लिया, जिसके हमने 100 ml लिए हैं, और इसके ऊपर से हम क्या डालते हैं यहाँ पे, इसके यहाँ से 0.1 मोलार NaOH डालते हैं, जिसकी V वॉल्यूम डालते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर HCl और NaOH, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि वीक बेस है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि वीक बेस है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जी, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपने मान लो इसकी कोई भी वॉल्यूम नहीं डाली है, आपने ये डाला ही नहीं है, जीरो है, अगर आपने जीरो वॉल्यूम डाली है तो वहां पे ओनली HCl रहेगा। HCl किस में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। इसके मिलीमोल्स निकालोगे तो 10 and 10, यहाँ पे कुछ न कुछ इनिशियली कंडक्टिविटी रही होगी, किसकी वजह से, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की वजह से। जैसे ही आपने इसकी 50 ml डाल दिए होंगे तो H पॉजिटिव कम हो जाएंगे। जैसे ही आपने, है ना, ये जीरो था, जैसे ही 50 डाले तो 50 क्या करेंगे, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, तो वहां पे आपका H पॉजिटिव के नंबर कम हो जाएंगे। और देखो H पॉजिटिव के नंबर कम हो गए तो H पॉजिटिव की वजह से OH नेगेटिव की वजह से काफी ज्यादा कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे ही H पॉजिटिव को अमोनियम पॉजिटिव रिप्लेस करेगा तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इनिशियली डिक्रीज करेगा, और कब तक डिक्रीज करेगा, जब आप वॉल्यूम 100 नहीं कर देंगे, यानी कि जितनी वॉल्यूम इसकी है, जितनी वॉल्यूम, तब तक डिक्रीज करेगा। अब वो जो पॉइंट आएगा वो कंप्लीटली, जो बेस और एसिड वो कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं, है ना। अब वहां पे कौन प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड सोल्ट बन चुका है। उसके बाद भी अगर आप बेस डालोगे तो बेस डालने से वहां पे OH नेगेटिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे ना, तो बेस डालने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन के नंबर बढ़ेंगे ना, लेकिन वो वीक है ना, देखो वीक है ना, अगर ये वीक है तो वो कम बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता ना बहुत ज्यादा बढ़ते, ग्राफ एकदम से दिखाई देता। तो आ जाओ जी, क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका। तो देखो यहाँ इन दोनों को समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर एकदम से इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, क्योंकि यहां पे देखो उसके बाद, इस पॉइंट के बाद एकदम से बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो ग्राफ होता ना, ये होता आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। क्यों, देखो यहां पे अब क्या है कि यहां तक तो डिक्रीज हो ही रहा था, उसके बाद यहां पे क्या हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, क्योंकि वीक बेस है तो वहां पे OH नेगेटिव के नंबर कम रहे होंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का बताओ। इनके ऊपर भी मैंने कोर्स में काफी डिटेल में पढ़ाया है, हालांकि एग्जाम ने कभी पूछा नहीं है। तो ये मिक्सचर के होते हैं, है ना। पहले देखो, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा रहा होगा कि यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, या वीक बेस भी हो सकता है। उसके बाद स्लाइटली का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अब वीक बेस रहेगा, एंड इसके बाद, तो इस तरीके से ये देखा जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में काफी डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। लो जी, ये वैसा ही क्वेश्चन है, आपसे बोला है, ये मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया उसी का क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है कि सेल रिएक्शन है ये, करली E नोट बाई करली टी, यानी कि जो आपका जिसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो गिवन है। आपसे बोला एंट्रोपी चेंज निकालना, जूल में, क्या है, किस में निकालनी है, जूल पर मोल पर केल्विन में निकालनी है। लो जी, फार्मूला अभी बताया, डेल्टा S इज इक्वल टू NF इंटू करली, ये रहा। N की वैल्यू कितनी है, साफ साफ पता लग रही है 2 है। F की वैल्यू कितनी लेनी है, 96,500, एंड ये टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना गिवन है, 1.54 इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है जी, समझ में आई बात आपको। तो इसको सोल्व करने से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 27.985। एंट्रोपी पॉजिटिव आती है, एंथैल्पी नेगेटिव आएगी, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि सॉरी डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एंथैल्पी का क्वेश्चन भी इसके ऊपर मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 17 का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया दोनों का, आपसे बोला कि log 10k की वैल्यू बताओ क्या होगी, log 10k की ही पूछ ली, बहुत आसान है। तो क्या फार्मूला होता है जी, log 10 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पे, ये होता है आपका 0.059, यहाँ पे n कर देते हैं एंड यहाँ पे हम E नोट सेल कर देते हैं, यहाँ पे हम E नोट सेल कर देते हैं, शायद ये ऊपर आ जाता है। एक मिनट, देखो भाई ये निकलता कहाँ से, वो मैं एग्जैक्ट भी आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जो हमारा ई सेल है वो किसके इक्वल हो जाता है, नर्स इक्वेशन से, ई नोट सेल माइनस में 0.059 n एंड यहाँ पे क्या होता है log इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो गया तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इससे चेंज हो जाता है और इक्विलिब्रियम पे ये 0 होता है। अब ये यहाँ पे आएगा है ना, ई नोट सेल यहाँ पे आएगा, ई नोट सेल इनटू में n एंड 0.059, ये होता है जी एग्जैक्ट, ये होता है फार्मूला। तो ई नोट सेल निकालो, n की वैल्यू देखने से पता लग रही है 1 है, 4 से 3 1 का चेंज, 3 से 2 1 का चेंज, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई जी, 1 हो गई। उसके बाद ई नोट सेल निकालना है। देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से 3 पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो वो कितना गिवन है 1 पॉइंट ये वाला, ठीक है। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव 3 में जा रहा है लेकिन वहाँ पे गिवन रिडक्शन वाला है, तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 0.059 से। सोल्व कर लीजिएगा, आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेशन आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन भाई मैंने नेट में भी देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने गेट में भी देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने जेई में भी देखे हैं, नीट में भी देखे हैं और जैम में तो है ही हैं। अभी 2-3 और डिस्कस करेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, दिस इज फराडे ला का क्वेश्चन है। गेट 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दोनों ही फराडे ला के थे। बहुत आसान, बहुत आसानी से मैं ये पढ़ा देता हूं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जैम 2016 का। ये क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 2 हाफ सेल है ये द मास ऑफ कॉपर डिजोल्व्ड ऑन पासिंग 0.5 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। देखो भाई मैं तो एक डेफिनेशन लिखता हूं कि अगर आपने कहीं पे एन फराडे चार्ज पास करवाया है ना, तो वहां पे आपको n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। सिर्फ इस बात से मैं पूरा फराडे लॉ खत्म कर देता हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता होगा, सिर्फ इस बात से। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं चार्ज निकाल लेता हूं। चार्ज का फार्मूला किसके इक्वल होता है, 0.5 करंट एम्पियर में ही लेते हैं और टाइम सेकंड में लेते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, ये रहा, ठीक है। ये जो आया ना, ये कुलाम में आया है। किस में आया है, ये कुलाम में। मैं इसको फराडे में कन्वर्ट करूंगा, तो फराडे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 96,500 से डिवाइड कर दिया। देखो ये 1/2 ही होता है, ये 1800 बनेगा। इसको 2 0 से 2 0, यानी कि मेरा जो चार्ज आ गया ना वो 18/96,965 फराडे आ गया। ये मेरा चार्ज है। तो मैंने क्या कहा, जितना फराडे चार्ज पास आप करवाते हो उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ये मेरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो गए। मुझे मास चाहिए, मास के लिए मुझे मोल्स चाहिए, मास के लिए मुझे मोल्स चाहिए। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। अगर मैं इसको n फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स n फैक्टर कितना होता है, कॉपर का n फैक्टर उतना ही होता है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, तो वो 2 है। तो मैंने क्या किया, जो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आए थे ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया n फैक्टर से ताकि मेरे पास मोल्स आ जाएं। तो ये मेरे मोल्स हो गए। मुझे तो वेट निकालना है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो उसके ग्राम एटॉमिक वेट से। वो कितना गिवन है जी आपका, 63.6। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर लीजिएगा, ये जो मैंने बताया है आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। कैसे, दोबारा से। सबसे पहले मेरे को चार्ज गिवन था। चार्ज का फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम, लेकिन जो चार्ज कूलाम में तब आता है जब आप करंट को एम्पियर में लेते हैं एंड टाइम को सेकंड में लेते हैं। मैंने सबसे पहले यह चार्ज निकाला कूलाम में। कूलाम को मैंने 96,500 से डिवाइड कर दिया ताकि फराडे आ जाए। जितने फराडे चार्ज आप पास करवाते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको मिलते हैं। तो ये इक्विवेलेंट भी हैं। इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दिया n फैक्टर से, मोल्स मिल गए। मोल को मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम एटॉमिक वेट से, तो वेट मिल गया। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है जी, ये फराडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस एंड दिस आर गिवन। आपसे ये पूछा है।
देखो भाई, इसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला भी लिखवा दूंगा कि Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का तो आपको गिवन है कितना 0.8, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव से Fe का कितना गिवन है, तो ये है आपका -4.4, और आपसे पूछा किस किस का है, Fe3 पॉजिटिव से Fe। देखिएगा कैसे करना होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने का चेंज आ रहा है, एक का, तो फार्मूला होता है 1 इंटू में इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, प्लस यहां पे करेंगे प्लस करो कितना, यहां पे कितने का चेंज है 2 का, तो 2 इंटू में करो -0.8, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो, हमें किसका चाहिए, यहां पे कितने का चेंज है, यहां पे कितने n की वैल्यू कितनी आएगी 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, सोल्व कर लो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो जब सोल्व करोगे तो -0.11/3 करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका इसके बीच का, कहीं इसके बीच का आ जाएगा। तो क्या फार्मूला है मैं लिख देता हूं, क्या फार्मूला है मैं लिख देता हूं, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आया है। तो फार्मूला यही है भाई आपका कि N3 मतलब तीसरे या किसी तीसरे का पूछा हो, उसके बाद उसका ई नोट सेल कुछ भी हो सकता है, वो किसके इक्वल होता है, N1 इंटू में 1 वाले का प्लस में N2 इंटू में सेकंड वाले का, ऐसे चाहे कितने भी गिवन हो उन सभी का कर देंगे। तो यही तो किया मैंने यहाँ पे, पहले N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, ट्रांसफर, गेन, जो भी आप बोलना चाहिए वो, ठीक है, ये सब आपको गिवन ही था, इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हैं। ये एक जर्नलाइज फार्मूला मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लो जी, ये जैम 2014 पे आ चुके हैं। आयनिक स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि आयनिक स्ट्रेंथ सीधे डीबे हक्कल लिमिटिंग लॉ में आने लगी, पहले भी क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है, आपसे बोला 0.1 मोलार। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो हम मोलैलिटी यूज करते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए मोलैलिटी यूज करते हैं, बट यहाँ पे मोलैलिटी को हम वही मान लेते हैं, मोलैलिटी ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये Fe2, तो यहां से ध्यान से देखिएगा, Fe2SO4 का थ्राइस, ये किस किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा 2Fe3 पॉजिटिव में प्लस 3SO4 2 नेगेटिव में। तो कैसे निकालते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, लो जी 1/2, यहां पे क्या करेंगे 2 है ना, तो 2 इंटू में 0.1 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 3 है ना, तो 3 इंटू में 0.1 इंटू में -2 का स्क्वायर। सोल्व करो क्या आएगा, 0.9 1.8 एंड 1/8 प्लस 1/2 1.2, 3 को डिवाइड करोगे 2 से, 3 को डिवाइड करोगे 2 से, ये आ जाएगा। इसमें मिस्टेक करता बच्चा, इस 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है, इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, बस यहीं पे गड़बड़ी होती है, इसमें इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, बस यहीं पे गड़बड़ी होती है। फिर यहां से तो देखिए, ये जो जैम 2019 का क्वेश्चन वो यहां पे लग गया है गलती से, कोई नहीं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका जो है ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी जैम में 3 से 4 बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, अगर आपको कभी भी ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो, किसी भी कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ कटायन इनटू में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन, और इसको डिवाइड कर देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ जो भी आपका यहां पे इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। और दूसरी बात आपको यह भी पता होनी चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन होता है प्लस में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी जैम के अंदर। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट नंबर, इन्होंने बोला द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ L3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एक्वस, ये दोनों की गिवन है। आपसे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव पूछा, किसके अंदर पूछा है, तो वो पूछा LaCl3 के अंदर, LaCl3 के अंदर आपसे पूछा है। चलिए भाई, तो देखो, सबसे पहले हमारा काम है कि हम LaCl3 का लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस निकालते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, अगर आपको यहां पे लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस निकालना LaCl3 का, तो कटायन तो यहां पे एक ही है, एंड इसका जो मोलर कंडक्टेंस गिवन है वो है आपका 209.1 इंटू में 10 की पावर, तो 209 इंटू में
10 की, है ना, तो यहाँ पे देख लेना 209.1 इंटू में 10 की पावर -4, प्लस में क्या करेंगे, अनायन यहाँ पे 3 है, LaCl3, 3 अनायन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका कितना गिवन है 76.35, तो ये कितना हो जाएगा 76.35 इंटू में 10 की पावर -4, तो ये भी शायद आपका इतना ही गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या ये हमारे पास ये आ जाएगा उन दोनों के सम से, यस। ट्रांसपोर्ट नंबर 3 रखना पड़ेगा ऊपर, अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे 3 इंटू में क्या करेंगे आपका 76.35 इंटू में 10 की पावर -4, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, उन दोनों के सम से, उन दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो शायद इसका जो आंसर आएगा, देखो तो ये 209, ठीक है ना, 209.1 प्लस में इसका ट्रिप 3 टाइम्स कर दीजिएगा, 3 इंटू में 70 ये रहा, ठीक है, 10 की पावर -4 ही, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सम करोगे और इसका सम करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ कि एग्जैक्ट क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ही इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। वैसे होने को तो मैं थोड़ा सा अंदाजा दे भी सकता हूं, लेकिन आप कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट, ये 2019 का था, यहाँ पे आ गया था ये, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भाई फाइनली, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैसे आएगा, तो यहां पे देखिए क्या है इसका, हाँ तो ये आपका जैम 2014 का ही है, 14 पे आ गए वापस से, वो एक क्वेश्चन बीच में आ गया था गलती से, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रांसपोर्ट नंबर का ही क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्या कहता है, द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आपको गिवन है इतना, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन मिथेनॉल, एंड द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आपसे पूछा है, इन दोनों का लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस गिवन है। अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव चाहिए, अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव चाहिए, तो नंबर तो इसका एक ही है HCl के अंदर, तो मुझे क्या चाहिएगा यहाँ पे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या चाहिएगा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl। अब ये तो आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है। अब ये आपका अगर निकल गया ना तो ये निकल जाएगा। अब इसको कैसे निकालें, इसको कैसे निकालें ये भी है, देखो अब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। क्या आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na पॉजिटिव गिवन है, यस, किसके इक्वल गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये रहा। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 1 इंटू में लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस, क्या लिखेंगे, 1 इंटू में लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, और नीचे किसका लिखेंगे, नीचे किसका लिखेंगे, NaCl का लिमिटिंग, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव तो NaCl से आया होगा, तो ये रहा। तो नीचे करेंगे यहाँ पे लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो क्या ये वाली वैल्यू आपको पता है, यस, कितनी है 0.463 इंटू में, क्या ये वाली भी वैल्यू आपको पता है कितनी है 96.9। तो यहां से ये हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा जो निकला है ना, वो निकला लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, ठीक है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव। अब देखिए मुझे तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो कुछ ऐसे निकलेगा कि जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस जो आपका HCl का है ना, तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस जो HCl का है, अगर मैं उसमें से लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस NaCl का कर दूं माइनस, तो क्या ये आ जाएगा अपना, ये किसके इक्वल आएगा मैं बताऊंगा। देखो इसको हम किस किस के इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं कि ये आपका H पॉजिटिव प्लस में ये आपका Cl नेगेटिव, यहां से इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड माइनस लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, है ना। तो ये इससे ये कैंसिल, यानी कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास है और ये भी हमारे पास है ना, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है जी, कितनी कितनी है 192 है और 96.9 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि अगर मैं कहूं मेरा कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव माइनस में लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 196 में से, है ना, 192 में से, यहां पे 1 मिनट सॉरी, तो यहां पे क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या करेंगे 192 से 96.2 वगैरह माइनस कर देंगे, ये वाली टर्म वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या यहां से मेरा ये आ जाएगा, अरे बोलो, देखो ये पूरी ये टर्म वहां पे, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहां से, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहां से, ये रही, ठीक है, इसको उसके अंदर ऐड करेंगे, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर ये आ गया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ जाएगा। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। इस ट्रांसपोर्ट नंबर से लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस Na पॉजिटिव का निकालना पड़ता पहले, ठीक है। जब आपने Na पॉजिटिव का निकाला तो अब हमें H का चाहिए, तो अगर मैं HCl वाले में से NaCl का माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा H पॉजिटिव माइनस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव। ये दोनों के, इन दोनों की वैल्यू पता है, इसको वहां पे जाके ऐड करूंगा, ये आएगा, और जब ये आएगा तो इसको इससे डिवाइड करूंगा। आप कैलकुलेशन सोल्व कर लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक ट्रांसपोर्ट नंबर का 2019 में आया है, ये यहां पे भी आया और इसके पीछे भी आया, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी अपना जैम 2013 का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें आपको, है ना, रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। आपसे बोला गया कि आपके पास ये एक रिएक्शन है, आपको फॉर द अबव रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जो कि 10 की पावर x में होगा, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। मैंने अभी अभी बताया था, अगर आपको कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो वो 10 की पावर क्या होता है यहाँ पे, है ना, 10 की पावर क्या होता है यहाँ पे, ऊपर हो जाता है आपका n इंटू में ई नोट सेल, और नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं 0.059 से। तो हमें फाइनली इस क्वेश्चन में ना सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये, और इन्होंने बोला कि n की ये जो है ना, ये वैल्यू आप 0.06 भी ले सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ई सेल तो आपको दे दिया, इसका ई नोट सेल दिया ना, तो ई नोट n इंटू में 2.4 और ये हो गया जी 0.06, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो ये 10 आएगा। अब बात ये, अगर आपको n की वैल्यू पता लग गई ना, देखो ये पूरी टर्म ही तो चाहिए हमें, अरे यही तो हमारा x है ना। अब हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, इसके लिए n की वैल्यू देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं लिखूं सबसे पहले, तो यहां पे MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन हो रहा है किसमें, Mn2 पॉजिटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, तो 5 का हुआ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +7 है, 7 से 2 गए तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। यहाँ पे 5 है लेकिन जिंक के केस में 2 हैं, यहां पे 5 है लेकिन जिंक के केस में 2 है। तो क्या करूंगा मैं इसको दूसरा, अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखूं शायद हो जाएगा, यस हो गया बिल्कुल। तो अगर दूसरी बात करें यहां पे, तो क्या आएगा, Zn जो है वो कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से एंड इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो जैसे ही आप देखेंगे तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है, n की वैल्यू यहां से 10 आ जाती है। n की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से देखो ये 40 आएगा भाई, सॉरी कितना आएगा 40, n की वैल्यू 10 आ गई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 400। ऐसा क्वेश्चन गेट के अंदर भी आया। इस रिएक्शन को लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे n की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप n की वैल्यू क्या लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 400। ये इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, यस दिस इज रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। 2 टाइप के कंसंट्रेशन सेल पढ़ाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में भी 2 पढ़ाए जाते हैं, विद ट्रांसफेरेंस एंड विदाउट ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो ये देखिए ये किसका है, ये इलेक्ट्रोड वाले का है जी। किसका है ये, इलेक्ट्रोड वाले का, क्योंकि यहाँ पे देखो P1 प्रेशर गिवन है, यहाँ पे आपका P2 प्रेशर गिवन है, और आपसे बोला कि इसका ई सेल किसके इक्वल होगा। पहली बात तो ये नोट कर लेना, जब भी हम कंसंट्रेशन सेल की बात करते हैं, कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल 0 के इक्वल होता है हमेशा, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, या तो वो आपका इलेक्ट्रोड की कुछ पैरामीटर्स अलग रहा होगा या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग रही होगी, उसी की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो देखो ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये एनोड हाफ सेल है, तो यहां पे ये हुआ होगा, एनोड पे रिएक्शन क्या हुई होगी, H जो है ना H वाला, तो ये आपका 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप कैथोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा जी आपका H2 हो जाएगा। फाइनल जब आप लिखोगे तो आपका रिएक्टेंट साइड में जो H2 आ रही है ना, इसका प्रेशर, ये एनोड वाला, इसका प्रेशर आपको P1 गिवन है, एंड यहां जो प्रोडक्ट साइड में आ रही है ना, इसका प्रेशर आपको यहां पे P2 गिवन है, P2। अब देखो नर्स इक्वेशन अप्लाई करो, यहां पे क्या आएगी, ई सेल माइनस, है ना, क्या लिखेंगे, माइनस 0.059 इंटू में क्या लिखते हैं लोग, ऊपर किसका पैरामीटर लिखा जाता है, प्रोडक्ट का, तो ऊपर आप लिखोगे P2 और नीचे क्या लिखोगे P1, ये है। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा सर हमें तो। लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं, लोग की प्रॉपर्टी तो पता ही है, अगर मैं P1 को ऊपर ले जाऊं और P2 को नीचे ले आऊं तो क्या ये माइनस चेंज हो जाएगा, यस। तो ये आएगा 0.059, तो ये लोग ऊपर आ जाएगा P1 और नीचे आ जाएगा P2, है ना। और यही जो है ना 0.09, ये RT/2F है, ये RT/2F होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू तो 2 लेनी पड़ेगी हमें, n की वैल्यू तो 2 लेनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे भी 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंटी लॉग भी दिया भाई, आरटी के टर्म में भी लिख लो चाहे। मेन काम जो है ना, यहाँ पे n की वैल्यू एक तो 2 लेंगे, एक तो n की वैल्यू 2 लेंगे, दूसरी बात P1 ऊपर आएगा, P2 नीचे आएगा, अगर पॉजिटिव है तो P1 ऊपर आएगा और P2, ऐसा हमें डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऐसा हमें डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये भाई चाहे आप 0.059 के टर्म में ना सोल्व करें तो भी आपका आंसर यही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये मैंने ऑलरेडी आपको भाई काफी अच्छे से समझाया है, दोबारा से भी समझा देता हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है भाई ए पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं। मोलर कंडक्टेंस गिवन है, ये सब गिवन है आपको। सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या फार्मूला बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बाय में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू अल्फा। तो आपको मोलर कंडक्टेंस तो गिवन है, इसकी कितनी गिवन है, 100 गिवन है मोलर कंडक्टेंस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एसिटिक एसिड की, क्लोरो एसिटिक एसिड, दोनों का ही आयन एक एक है, मतलब एक एक है। तो यहाँ पे आपको क्लोरो एसिटेट एंड H पॉजिटिव दोनों की वैल्यू गिवन, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो 50 और 350 को ऐड करोगे 400 आ जाएगा। तो ये जो आ गया ना आपका 0.25, ये आपका अल्फा आ गया। 1/4 भी लिख लो चाहे। बोला कि pKa निकालो, चलो जी पहले Ka निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है ना वो 25% है, यहाँ पे हम 1 माइनस अल्फा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां से लिखो Ka किसके इक्वल आ जाएगा, C अल्फा, है ना, C अल्फा का स्क्वायर। तो C कितनी है जी यहाँ पे 0.012, अल्फा का स्क्वायर करो यानी कि अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे ना K को, तो यहां से देखना नीचे 3 4 पे जाएगा, 16 नीचे आएगा, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात। इसको मैं लिख दूं ना डायरेक्ट 3/4, इसको मैं 3/4 लिख देता हूं। अब 4 ऊपर चला जाएगा एंड 16 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 ये जाएगा 0.003 पे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। Ka की वैल्यू आएगी 10 की पावर -3, Ka की वैल्यू आएगी 10 की पावर -3। बट आपसे Ka नहीं pKa पूछा है, तो pKa क्या होता है माइनस लॉग Ka, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लॉग Ka होता है हमारा pK, ये आ गया pK। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछी है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है C अल्फा के इक्वल। C कितना है 0.12, अल्फा कितना है ये, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर -3। अगर pH पूछी होती तो pH भी निकाल देते, कैसे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। बोलो हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये देखो जी, ये आपका पहले वाला क्वेश्चन था, ये आपका खोलरोस लॉ की एप्लीकेशन पे ही था, हो गया। स्केच द कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ बेस टाइट्रेशन किस किस की, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड बोले तो एक है वीक एसिड है, एसिटिक एसिड बोले तो एक है वीक एसिड है, और दूसरा किस किस के साथ, एक बार बना दो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, एक बार बना दो
एक बार बना दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और दूसरी बार बना दो वीक बेस के साथ। यानी कि यहां पे आपको दो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन बनानी है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस आपका, तो यहां पे दो आपको कौन कौन सी बनानी है, तो एसिड तो आपका वीक ही रहेगा यहां पे, प्लस में एक बार आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना है, ठीक है, एंड दूसरा जो आप यहां पे लेंगे वो लेंगे वीक एसिड ही लेना, प्लस में आपका यहां पे आपने जो है वीक बेस ले लेना है। आ जाओ जी, देखिएगा जब भी हम वीक एसिड की बात करते हैं ना, वहां पे हमने स्ट्रॉन्ग की बात की थी, अब यहां पे हम वीक की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम ये जो है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन किस किस के बीच में बनाई जाती है, यहां पे हम कंडक्टेंस लेते हैं एंड यहां पे हम लेते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ बेस। तो देखो जैसे हम वीक की बात करते हैं ना, वीक की, तो वीक में क्या होता है, जैसे ही आप वीक बेस डालना स्टार्ट करोगे, वीक एसिड के अंदर डाल रहे हो, तो यहां पे आपको यही देखने को मिलेगा कि इनिशियली तो कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। अगर वो एसिटिक एसिड है तो वहां पे भी H पॉजिटिव है, इनिशियली वहां पे कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, ठीक है। मान लो कि इनिशियली वहां पे कोई ना कोई वैल्यू आपकी रही है। उसके बाद कैसे, जब आप वॉल्यूम डालना स्टार्ट करोगे ना, तो थोड़ा सा डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, आप देखोगे कि थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है, क्या करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, उसके बाद वो फिर से क्या करना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, इतना ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आता, उसके बाद वो इंक्रीज, एंड उसके बाद देखो अगर आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर यहीं पे आप डाल देते क्या, अगर यहीं पे आप डाल देते ये कंडक्टेंस, यहीं पे हो जाता आपका वीक बेस, ये कौन सा जी, वीक बेस। अब पहले वही आता कि पहले कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होता है, क्यों होता है इसका रीजन आप रिएक्शन करवा के देखिएगा, फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज करने लग जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये एकदम से वेरिएशन आ रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में OH नेगेटिव के नंबर ज्यादा रहे होंगे एंड यहाँ पे वो नंबर कम रहे होंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको भी आप चाहो तो और कुछ ऐसा ही फ्लैट सा बना लो, बस इतना सा। तो यहां पे ना एक ये बात ध्यान रखनी है कि वीक अगर ले रहे हो तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यहां पे पहले स्लाइटली डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। मैंने कोर्स में काफी डिटेल में पढ़ा, लेकिन आपको भी यही है कि जैसे स्लाइटली डिक्रीज करने का मतलब होता है कि पहले नंबर ऑफ H पॉजिटिव कम होते हैं, लेकिन वो फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते जैसे ही आप वॉल्यूम डालते हो, इस प्रकार से ये आपका आता है, ठीक है। बाकी आपको और जगह भी देखने को मिल जाएंगे ऐसे ग्राफ्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी हमारा, लो जी ये क्वेश्चन जैम 2011 का है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर का तीसरी बार आ गया ऐसा क्वेश्चन, 19 में आया, 14 में आया और अब 11 का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, आइए समझते हैं। आपसे बोला गया कि मोलार कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, आपको यहां पे निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ B2 पॉजिटिव, किसके इक्वल आएगा, किसके अंदर, BaSO4 के अंदर, किसके इक्वल आएगा, नंबर कितना एक ही है, इनटू में क्या करोगे, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 Ba2 पॉजिटिव, एंड यहां पे आप क्या करोगे है ना, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ किसका, BaSO4 का। अब आपके पास ये दोनों ही नहीं है, अब आपके पास ये दोनों ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये तो निकाला जाएगा पहला, वो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, तो इसको मैं नेक्स्ट में दिखा देता हूं भाई कैसे निकालेंगे। अगर आपको चाहिए यहां पे मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaSO4, तो रिएक्शन लिखो यहां पे क्या क्या गिवन है आपको, एक तो BaCl2 गिवन है, BaCl2 की रिएक्शन ऐसे के साथ करवानी है जहां पे कोई भी कॉमन ना हो, मतलब ऐसे दो की रिएक्शन करवाइए जिनमें कोई भी कॉमन आयन ना हो, तो मैं K2SO4 के साथ करवा देता हूं। तो मैंने इसकी रिएक्शन करवाई K2SO4 के साथ, जिससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो मुझे मिलेगा BaSO4 और दूसरा मुझे क्या मिलेगा, KCl। अब इसको बैलेंस कीजिएगा, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक है, इसलिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बैलेंस होगी, सिर्फ यहाँ पे ये करना है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है जी, BaCl2 की वैल्यू गिवन है 280, KCl की गिवन है 150 एंड K2SO4 की गिवन है 300, ठीक है। तो ये 280 हो गई, प्लस में ये 300 हो गई, ये कितनी हो गई जी, BaSO4 की ये तो निकालनी ही है, BaSO4 की तो निकालनी है, प्लस में ये हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब BaSO4 की हमारे पास 280 आ गई। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, ये तो 280 आ गई, ऊपर अब इसकी कैसे निकालेंगे,
लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ बी, तो आपको Cl नेगेटिव की गिवन है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं किसके लिए कि मुझे मोलार कंडक्टेंस पता है किसकी, BaCl2 की, तो वो किसके इक्वल होती है, ये तो एक ही है, इनटू में मोलार कंडक्टेंस ऑफ किसका, Ba2 पॉजिटिव का, प्लस में क्या लिखूंगा मैं, 2 टाइम्स मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन है। इसकी कितनी गिवन थी, 280 माइनस 2 टाइम्स 76 इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव, है ना। इसको सोल्व करोगे 128 आएगा, है ना, इसको सोल्व करोगे 128 आएगा, तो यहां से 128 सोल्व करोगे तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट समझ में आया क्या, आ रहा है ना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो वैसे ही सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारा, नहीं भाई अभी लास्ट कहाँ है, अभी तो रुके। देखो भाई सबसे पहले ये भी भाई पहले है ना इंटीजर टाइप का पेपर होता था 2015 से पहले, तो ये देखो क्या है, गिवन डेल्टा जी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी, देखो इन्होंने तो डेरिवेशन पूछा है, डेरिवेशन भी हम बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला याद जरूर करवाया है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ करली ई बाई करली टी होता है। ये है, ये जो आता है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, है ना। बड़ा इजी सा एक डेरिवेशन होता है, उसी से हम इसे सोल्व कर देते हैं, एक इजी सा डेरिवेशन होता है, उसी से हम इसे सोल्व कर देते हैं। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन कोई हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये फॉर्मूला याद। यस, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बना के लिखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, देखिए क्योंकि अपने टाइप का अलग ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया दोबारा, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से आपसे बोला कि एक सेल रिएक्शन है, ई है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे तो इतना है, ई सेल 25 पे इतना है, एन की वैल्यू भी दे दी, डेल्टा एस की वैल्यू भी दे दी, और अब आपसे बोला कि ई बताओ 85 डिग्री सेल्सियस पे, ई बताओ 85 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां पे बोल दिया कि डेल्टा एस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। देखो मैं इसको यहां ले जाऊंगा, देखिएगा क्या फार्मूला निकलेगा स्टूडेंट्स, इसको यहां पे यानी कि जो डेल्टा एस है इनटू में डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन है यहां पे, ठीक है, एफ है यहां पे, और इसको मैं बना दूंगा डेल्टा ई। लो जी, ये है जी ये क्वेश्चन, ये फार्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोबारा ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। डेल्टा एस गिवन है कितना, -96.5, डेल्टा टी निकालो, 85 में से 25 डिग्री सेल्सियस माइनस करोगे 60, अब कहोगे जी केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया, करके देख लो इतना ही आएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 2 दे दी है, एफ की वैल्यू 96,500 गिवन है, ई सेल आपको निकालना है, E2 निकालना है, मतलब E2, तो E2 माइनस E1 करेंगे, E1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.26 वोल्ट गिवन है, E1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.26 गिवन है। जब आप सोल्व करोगे तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ये जब आप सोल्व करोगे तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ये आप ये सोल्व करके देख लीजिएगा बिल्कुल आराम से। इस फार्मूले को याद रखिएगा भाई, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आया नहीं है, दोबारा आ सकता है कभी ना कभी, सेम क्वेश्चन आ सकता है, देखा नहीं ट्रांसपोर्ट नंबर वाले आए ना क्वेश्चन बार बार, तो आ सकता है सेम क्वेश्चन। अब भाई लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, है ना, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्टली मैंने क्वेश्चन सारे सोल्व करवा दिए हैं, इतने पढ़ लोगे तो आने वाला क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ वही है, इसके ऊपर मैं काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है जी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी भी दे रखी है ना, आपको यहाँ पे Ka की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले तो मोलार कंडक्टिविटी गिवन है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी गिवन है जी, ये आपका गिवन है 0.005, ये कितनी गिवन है 0.05, सोल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, अल्फा 0.1। अगर अल्फा 10% है ना, 10% से कम होता तो 1 माइनस अल्फा को इग्नोर कर देते, बट 10% है तो भी नहीं करेंगे, तो Ka किसके इक्वल आ जाएगा, तो C अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो C कितना गिवन है जी, C है जी आपका 0.009, अल्फा का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो इतना ही होता है। यहाँ पे नीचे क्या करोगे 1 माइनस 0.1, तो ये 0.9 आएगा, 0.9 को सोल्व करोगे तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा A।
तो भाई देखो, इसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं, उन सभी की बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको अच्छा ना लगे। तो इस वीडियो के लिए हम टारगेट्स जो रख रहे हैं लाइक्स का, वो 1000 है। मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी जो मेहनत है ना, मेरी जो मेहनत है उसके लिए इतने लाइक्स तो मुझे मिलने चाहिए। तो आप 1000 लाइक्स करवाइएगा एंड बढ़िया बढ़िया से कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। एंड बेल आइकन वगैरह तो प्रेस आपने कर ही रखा होगा पहले से ही, ठीक है। उसके बाद ऐसी वीडियोस मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर की बना रखी है, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।